मैं एक संभ्रांत एलीट स्कूल में ठूस ठूस कर खाना खा रही थी। मेरे सहपाठी मुझे मोटी सुअर कहकर चिढ़ा रहे थे। मैंने बस मूर्खों की तरह सिर हिलाया और मुस्कुरा दी क्योंकि वे सही कह रहे थे। मेरे पिताजी सचमुच हमारे गांव के सबसे बेहतरीन सुअर पालक हैं। फिर एक दिन कक्षा में सबसे अव्वल आने वाला लड़का गलती से मेरे खाने के कटोरे पर गिर गया। धिक्कार है, तुम इतनी बेताब हो कि एक वक्त का खाना भी नहीं छोड़ सकती। हाँ 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 हाँ। जियांगसु ने अपना चेहरा उठाया और उसकी उदास आंखों ने हम सबको देखा। अचानक मेरी आंखों के सामने बुलेट कमेंट्स, लाइव टिप्पणियों की एक कतार तैरने लगी। तुम सब अब खत्म हो। मुख्य नायक मेल लीड अब पूरी तरह से विलेन बनने वाला है। इसके 10 साल बाद की घटना दिखी जब एक दिन उसी उच्च प्रदर्शन करने वाले गरीब छात्र ने, जिसने कभी मेरे खाने के कटोरे को नुकसान पहुंचाया था, आज यहाँ मौजूद हर व्यक्ति को मार डाला। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया और मेरे मुंह से एक हिचकी निकली। अरे नहीं, मुझे अपना खाना खत्म करने का मौका भी नहीं मिला और अब मैं उसके हाथों मारी जाऊंगी। जियांगसु लड़खड़ाते हुए दूर चला गया। बुलेट कमेंट्स सहानुभूति से भरे हुए थे। बेचारा मुख्य नायक, बदमाशी और प्रताड़ना के कारण उसे एनोरेक्सिया, खाने से नफरत की बीमारी हो गया। उसने अपनी आधी जिंदगी दुख में बिताई। शुक्र है कि वह मुख्य नायिका फीमेल लीड से मिला, जिसने उसकी बीमारी ठीक की और उसके दिल में जगह बनाई। यहाँ तक कि जब बाद में मुख्य नायिका ने उसे चोट पहुंचाई, तब भी उसने उसका साथ नहीं छोड़ा। मैंने तुरंत इस महत्वपूर्ण जानकारी को पकड़ लिया। क्या इसका मतलब यह है कि अगर मैं उसकी एनोरेक्सिया की बीमारी ठीक कर दूं, तो मुझे मरना नहीं पड़ेगा? इसलिए मैंने जल्दी से एक नंबर डायल किया। हेलो पिताजी, क्या आप ऑर्डर ले रहे हैं? 1.8 मीटर लंबा एक पतला सुअर जिसका वजन केवल 100 पाउंड है। क्या बेटी, क्या यह सुअर कुछ ज्यादा ही लंबा और पतला नहीं है? अरे नहीं नहीं, यह सुअर नहीं है, यह एक इंसान है। मेरे स्कूल का एक गरीब छात्र। वह इतना पतला है कि उसकी पसलियां दिखाई दे रही हैं। पसलियां? वे तो बहुत स्वादिष्ट होती हैं। सूप में उबाली जाएं या भुनी जाएं, दोनों ही अच्छी लगती हैं। माँ, आपने गलत सुना, आपने गलत सुना। यहाँ बहुत शोर है। यह सुअर पालने के बारे में नहीं है, यह एक सहपाठी को खाना खिलाने के बारे में है, समझे? कोई बात नहीं, उसे घर भेज दो। पिताजी गारंटी देते हैं कि उसे 200 पाउंड तक खिलाया जाएगा ताकि वह गर्भ से बाड़े से बाहर निकल सके। पिताजी से आश्वासन मिलने के बाद मैंने राहत की एक लंबी सांस ली। मेरे पिताजी के रहते जियांगसु की एनोरेक्सिया की समस्या संभल जानी चाहिए। अगर मैं उसे ठीक कर दूं, तो मुझे मरना नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं जियांगसु को पकड़ने के लिए पूरी ताकत से दौड़ी। अरे सहपाठी, क्या तुम रात के खाने के लिए मेरे घर आना चाहोगे? बेहद पतला जियांगसु धीरे से पीछे मुड़ा। उसके स्कूल की वर्दी पर अभी भी मेरे लंच बॉक्स का सूप लगा हुआ था। उसकी आंखें एकदम सूनी थीं। यह किस तरह का नया मजाक है? गलत मत समझो, मैं उनके साथ नहीं हूँ। मुझे बस लगा कि तुम थोड़े पतले दिख रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने घर खाने पर आमंत्रित करना चाहती थी। सहपाठी जियांगसु, मेरे घर का खाना बहुत स्वादिष्ट होता है। अगर विश्वास नहीं होता तो अपने कपड़े सूंघ कर देखो। देखा, अच्छी खुशबू है ना? मैं आज पके हुए मसालेदार अंग खा रही थी। इसकी ग्रेवी मेरे पिताजी ने अपने हाथों से बनाई थी। असल में वे अंग नहीं थे, वह सुअर के सिर का मांस था। खैर, वह भी नहीं था, वह सुअर के अंगों का सूप था। इस बार जियांगसु को उल्टी नहीं हुई क्योंकि वह पूरी तरह से बेहोश हो गया था। मेरे सामने बुलेट कमेंट्स तैरने लगे। हे भगवान, यह खलनायिका सपोर्टिंग कैरेक्टर मुख्य नायक के साथ एक खिलौने जैसा व्यवहार कर रही है। पहली नजर में लगता है कि मुख्य नायक अभी भी सांस ले रहा है, लेकिन वास्तव में उसका दम घुटने वाला है। यह दुष्ट खलनायिका यह सब जानबूझकर कर रही है ना? यह जानते हुए भी कि मुख्य नायक को सुअर के मांस से सबसे ज्यादा नफरत है, वह बार बार इसका जिक्र कर रही है। क्या यह स्कूल में प्रताड़ित करने का कोई नया तरीका है? मैंने दुखी होकर अपने पिताजी को फोन किया। जैसे ही फोन जुड़ा, मैं खुद को रोने से नहीं रोक सकी। मुझे डर है कि कोई सुअरों से नफरत करता है। सुअर के बच्चे इतने प्यारे होते हैं, कोई उनसे नफरत कैसे कर सकता है? अपना दुखड़ा रोने के बाद मैंने देखा कि जियांगसु अभी भी जमीन पर बेहोश पड़ा था, इसलिए मुझे खुद ही उसे संभालना पड़ा। एक दयालु छात्र पास आया और उसने पूछा, क्या तुम्हें मदद चाहिए? लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, मैंने जियांगसु को अपने कंधे पर उठा लिया था। मैंने उसे थोड़ा ऊपर की तरफ उछाला भी। वह सचमुच बहुत हल्का था, बमुश्किल 100 पाउंड का। यह देखकर वह छात्र असहज हो गया। फिर उसने पूछे बिना नहीं रह सका, शाओली, तुम इतनी ताकतवर कैसे हो? मुझे बचपन से ही छोटी मेजें उठाने की आदत है। मैं जियांगसु को स्कूल के औषधालय इंफर्मरी ले गई और डॉक्टर से उसे साफ कपड़े पहनाने के लिए कहा। सारा खर्च मेरे खाते में जोड़ने को कहा। एलीट स्कूलों का यही एक नुकसान है, हर चीज के लिए पैसे लगते हैं। सौभाग्य से मेरे पास मेरे पिताजी के ब्लैक कार्ड्स का एक बंडल है। यह छात्र गंभीर रूप से कुपोषित है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो स्थिति गंभीर हो जाएगी। मैं समझती हूँ। आप उसके लिए बीमारी की छुट्टी की पर्ची क्यों नहीं लिख देते? मैं उसकी इस कमजोरी का इलाज करने के लिए उसे घर ले जाऊंगी। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती जियांगसु। सहपाठी, तुम्हारी वर्तमान शारीरिक स्थिति बहुत खतरनाक है। क्यों न तुम पहले मेरे साथ मेरे घर चलो। खाना और रहना मुफ्त मिलेगा, साथ ही वेतन भी। मैं तुम्हें अपने निजी शिक्षक के रूप में काम पर रखूंगी। जियांगसु ने मुझे गहरे संदेह से देखा। यहाँ तक कि स्कूल के डॉक्टर ने भी चेतावनी दी, शाओली, किसी सहपाठी का अपहरण करना या उसे धोखा देना अवैध है। तुम अमीर लोग, अगर तुम दूसरों के सम्मान को पैसे से नहीं कुचलते, तो क्या
तुम्हारे पूरे शरीर को चैन नहीं मिलता। उसकी कमीज का बटन ठीक से बंद नहीं था। उस खाली जगह से मुझे गहरे लाल रंग के घाव दिखाई दिए। मैंने जल्दी से अपना हाथ पीछे खींच लिया। नहीं नहीं नहीं, मुझे लोगों को पीटने का कोई शौक नहीं है। जियांगसु की नजर उलझन और पहेली से भरी थी। तुम मुझे पैसे दे रही हो, क्या यह सिर्फ इसलिए नहीं है ताकि तुम्हें मुझ पर अपना गुस्सा निकालने का बहाना मिल सके, या तुम्हारे पास इससे भी ज्यादा क्रूर तरकीबें हैं? मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसके नजरिए से चीजें ऐसी दिखती थीं। इस स्थिति तक पहुंचने के लिए उसने न जाने क्या क्या झेला था। सहपाठी जियांगसु, तुम्हारे अंक इतने अच्छे हैं। मैं पैसे इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे पढ़ा। जियांगसु की आंखों में अब भी थोड़ी सतर्कता थी। चलो हम फिर से एक दूसरे का परिचय कराते हैं। सहपाठी जियांगसु, मैं क्लास बी से शाओली हूँ। मैं क्लास ए से जियांगसु हूँ। मैं जियांगसु को अपने घर ले आई। कुछ ही देर बाद मेरे पिताजी लौट आए। उनके गले में किसी रैपर से भी मोटी सोने की चेन लटकी हुई थी। वह काफी हट्टे कट्टे थे और सिर से पैर तक बस एक ही बात चिल्लाकर कह रहे थे, मैं नया नया अमीर बना हूँ। मेरे पिताजी सचमुच नए अमीर हैं, इसलिए जब मेरे सहपाठी मुझे नए अमीर की औलाद कहते हैं तो मैं कभी पलटकर जवाब नहीं देती, क्योंकि वे सही होते हैं। हेलो हेलो युवा सहपाठी, उन्होंने जियांगसु के कंधे पर हाथ थपथपाया, जिससे उसे खांसी का दौरा पड़ गया। जियांगसु, कृपया नाराज मत होना। मेरे पिताजी का कोई गलत इरादा नहीं था, बस उनकी पकड़ थोड़ी मजबूत है। मेरे पिताजी, अगर वह नाराज हो गया और उसने मेरे पिताजी को अपनी हिट लिस्ट में शामिल कर लिया तो स्वर पालन की दुनिया का एक सितारा डूब जाएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मेरे पिताजी ने मुझे एक तरफ खींचा और पूछा, बेटी तुम कभी किसी सहपाठी को घर नहीं लाई? वह पहला है और वह एक लड़का भी है। तुम अभी जितनी घबराई हुई थी उसे देखकर लगता है कि कहीं तुम। सही कहा पिताजी, मैं उसे पसंद करती हूँ, इसलिए कृपया यह सुनिश्चित करें कि आप उसे फिर से स्वस्थ, गोरा और गोलम तोल बना दें। समझ गया मेरी बच्ची। जब चीजों को पालने पोसने की बात आती है तो मुझे अपने पिताजी पर पूरा भरोसा है। जब मेरे पिताजी युवा थे और गांव में सुअर पालते थे तो उन्होंने इसे इतनी अच्छी तरह से किया कि उन्हें ग्रेट पिग मार्शल के नाम से जाना जाता था। उनके द्वारा बेचा गया कोई भी सुअर 300 पाउंड से कम का नहीं होता था। बाद में हमारे यहाँ कुछ लाल मुर्गियाँ दिखाई दी। मेरे पिताजी ने बस उनके लिए कुछ अनाज बिखेर दिया। किसे पता था कि जल्द ही पूरा आंगन उनसे भर जाएगा। जैसे ही मेरे पिताजी मेरे लिए लाल मुर्गी का सूप बनाने वाले थे, शहर से कुछ लोग आ गए। पता चला कि वे लाल मुर्गियाँ नहीं थीं, बल्कि लुप्तप्राय लेडी एमहर्स्ट तीतर थीं, जिन पक्षियों को विशेषज्ञ भी जीवित नहीं रख पा रहे थे। वे मेरे पिताजी के यहाँ एक कॉलोनी की तरह फल फूल रहे थे। इसके बाद मेरे पिताजी ने सब कुछ पालना शुरू कर दिया। अब तक हमारे परिवार ने देश भर में कई दर्जन बड़े चिड़ियाघर खोल दिए हैं। यहाँ तक कि सबसे कठिन जानवरों को भी संभाल लिया गया। मुझे विश्वास नहीं होता कि जियांगसु जैसे मामूली लड़के को मोटा नहीं किया जा सकता। जियांगसु का मानना था कि वह मेरा शिक्षक है और चूंकि उसने पैसे लिए हैं इसलिए उसे कड़ी मेहनत करनी होगी। इसलिए उसने रात के खाने की मेज पर अपनी किताबें फैला दी। मुझे पढ़ाने के लिए तैयार हो गया। जब वह नहीं देख रहा था मैंने चुपचाप उन परीक्षा पत्रों और संदर्भ पुस्तकों को एक तरफ खिसका दिया। जब जियांगसु पीछे मुड़ा तो उसने पाया कि जो कागज उसने अभी रखा था वह गायब था। मैंने जल्दी से समझाया, हमारे घर में खाने की मेज सबसे पवित्र स्थान है, इसे किताबों और कागजों जैसी सांसारिक चीजों से दूषित नहीं किया जाना चाहिए। यह बहाना इतना अजीब था कि जियांगसु मुझे काफी देर तक देखता रहा। इससे पहले कि वह कोई नया कागज ले पाता मेरे पिताजी ने व्यंजन परोसना शुरू कर दिया। उनके बाएं हाथ में लोंगजिंग झींगे का एक बड़ा बर्तन था और दाहिने हाथ में शार्क फिन का बर्तन। उन्होंने मेज पर बर्तन रखते हुए चिल्लाया, खाने का समय हो गया। शाओली ने मुझे बताया कि तुम्हें सुअर का मांस पसंद नहीं है, इसलिए आज बिना सुअर के मांस की दावत है। क्या यह खाना कुछ ज्यादा नहीं है? निश्चित रूप से। स्टील के बर्तनों में खाना परोसने के मेरे पिताजी के तरीके ने उसे डरा दिया था। जैसे ही मैं कुछ बोलने वाली थी काम करने वाली महिलाओं ने कतार लगानी शुरू कर दी और बर्तनों को थपथपाते हुए खाना परोसने लगी। मुझे लगा जैसे जियांगसु चक्कर खा गया हो। बुलेट कमेंट्स भी हंस रहे थे। खलनायिका ने सब गड़बड़ कर दिया। इस चरण में मुख्य नायक थोड़ा सा भी पशु वसा फैट सहन नहीं कर सकता। उसने उसके लिए मांस से भरी पूरी मेज तैयार कर दी। क्या वह सचमुच सोचती है कि एनोरेक्सिया को ठीक करना इतना आसान है? शायद केवल मुख्य नायिका ही इसे ठीक कर सकती है। मैंने अपने पिताजी की तरफ एक ऐसे दृढ़ संकल्प से देखा जो मुझे पहले कभी नहीं हुआ था। पिताजी, व्यंजन बदलिए। 10 मिनट बाद पूरी डाइनिंग टेबल हरी सब्जियों का समंदर बन चुकी थी। वहाँ सब्जियों के कई बर्तन थे जिनमें से कुछ ऐसे लग रहे थे जैसे अभी अभी मिट्टी से खोदे गए हों। मैंने दोनों हाथों से जियांगसु को चॉपस्टिक सौंपी और एक प्यारी सी मुस्कान दी। सहपाठी जियांगसु, जो चाहो खाओ। उस दिन उसने बमुश्किल कुछ खाया, जबकि मेरे पिताजी और मैंने पेट भरकर हरी सब्जियां खाईं। क्या तुमने अभी जो कहा वह सच था? तुम किस हिस्से की बात कर रहे हो? बस वही हिस्सा जहां तुमने कहा था कि तुम मुझे पसंद करती हो। अरे नहीं, क्या यह एक बचकाने प्रेम नाटक में बदलने वाला है? जब मैं सोच रही थी कि क्या जवाब दूं, तभी बुलेट कमेंट्स दिखाई दिए। यह खलनायिका इस मौके का फायदा उठाकर अपने प्यार का इजहार तो नहीं करने जा रही है ना? वह मुख्य नायिका नहीं है, वह बीच में क्यों आ रही है? सही बात है, मैं मुख्य नायिका नहीं हूँ।
अगर मैं अभी इसे स्वीकार करती हूँ तो शायद जियांगसु मुझे बेरहमी से ठुकरा देगा। लेकिन तभी एक टिप्पणी आई, लेकिन मुख्य नायक प्यार के लिए तरस रहा है, शायद खलनायिका का यह थोड़ा सा प्यार वास्तव में उसकी मदद कर दे। मैंने जियांगसु से आंखें मिलाईं, उसकी नजर से उसके सच्चे विचारों को मापने की कोशिश की। ठीक है, चूंकि उसे मेरी इतनी जरूरत है तो मैं हाँ कह दूंगी। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी से मैं तुम्हारी दीवानी हो गई थी। झूठी, हाँ, विशिष्ट खलनायिका। जब वे पहली बार मिले थे तब जियांगसु को इतनी बुरी तरह प्रताड़ित किया जा रहा था, वह झूठ बोलने से पहले सोचती भी नहीं है। अगले दिन स्कूल में मैं गलियारे में जियांगसु से टकराई। इससे पहले कि मैं नमस्ते कह पाती, किसी ने उस पर पानी से भरी पूरी बाल्टी फेंक दी। जियांगसु, क्या तुम कृपया झुग्गियों की बदबू स्कूल में नहीं लाओगे? हंसी, बिल्कुल, बदबूदार लड़के। क्या तुम नहा नहीं सकते? जियांगसु, तुम्हें क्या हो गया है? तुम इस जगह को क्या समझते हो? घर जाओ, यहाँ रहकर हमें शर्मिंदा मत करो। जियांगसु अपनी आंखें नीची किए वहाँ खड़ा रहा। उन्होंने जो कुछ भी कहा या किया वह पूरी तरह से उदासीन लग रहा था। स्कूल की घंटी बजी, वह जाने के लिए धीरे से मुड़ा। जियांगसु, वापस जाओ और उन पर भी पानी फेंक दो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे इसकी आदत है। बुलेट कमेंट्स में फिर से सहानुभूति दिखने लगी। बेचारा मुख्य नायक, वह अपने अंकों के कारण इस एलीट स्कूल में आया था, लेकिन हर कोई उसे प्रताड़ित कर रहा है। वह छोड़ भी नहीं सकता क्योंकि स्कूल की वार्षिक छात्रवृत्ति उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसे लगभग 3 साल से प्रताड़ित किया जा रहा है। जियांगसु जिद में घर की तरफ चल पड़ा और मैं भी जिद में उसके पीछे पीछे चल दी। एक छोटी किराना दुकान के पास से गुजरते हुए हमने देखा कि मालिक छूट पर बासी मांस के अंग बेच रहा था। जियांगसु वहां गया और एक डिब्बा खरीदने के लिए 5 युआन खर्च किए, लेकिन जैसे ही उसने उसे सूंघा वह पास के एक कचरे के डिब्बे की तरफ भागा और उसे उल्टी होने लगी। क्या तुम सुअर के अंग खाना बंद नहीं कर सकते? डॉक्टर ने कहा है कि दादी को मांस की जरूरत है। मैं बस इतना ही खर्च उठा सकता हूँ। उस दिन मैंने एक बत्तख खरीदी और जियांगसु के पीछे पीछे उसकी दादी को देने के लिए ऊपर चली गई। जियांगसु ने मुझे अपने घर में आने से मना कर दिया। मैं पीछे मुड़ी और देखा कि दादी जियांग नीचे बैठी थीं। उन्होंने मुझे देखा, मुझे पास बुलाया और हमने कुछ देर बातें की। दादी ने मुझे बताया कि जब जियांगसु छोटा था तो उसके पिता उसके साथ दुर्व्यवहार करते थे। उसकी माँ सहन नहीं कर सकी और भाग गई। बाद में उसके पिता ने एक सौतेली माँ ढूंढ ली। दोनों जियांगसु को एक बोझ समझते थे। सौतेली माँ को उसका खाना खाने और उनके पैसे खर्च करने से नफरत थी, इसलिए वह उसे हर दिन बचा हुआ सुअर का मांस खाने के लिए मजबूर करती थी। जियांगसु इसे सहन नहीं कर सका और उस एकमात्र व्यक्ति के पास भाग गया जो उसे पालने के लिए तैयार था, उसकी दादी। तब से वह सुअर के मांस को छू भी नहीं सका और एनोरेक्सिया से पीड़ित हो गया। आंसू की हालत अब और खराब होती जा रही है। मैं निश्चित रूप से जियांगसु को वापस स्वस्थ कर दूंगी। अगले दिन मैं जियांगसु को खोजने के लिए क्लास ए में जाने वाली थी, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि उसकी क्लास में कुछ बहुत बड़ी बात हो गई है। तुम बदसूरत नहीं हो, यह मैं हूँ। फिर से हिले तो मैं तुम्हें दिखा दूंगा। ठीक उसी तरह जियांगसु ने अपने गले पर पेंसिल शार्पनर का ब्लेड लगा लिया और कक्षा से बाहर निकल गया। वह छत पर गया और किनारे की तरफ बढ़ गया। तेज हवा उसके कपड़ों को उड़ा रही थी। मैंने जल्दी से चिल्लाकर कहा, जियांगसु, ऐसा मत करो, मुझे एक वजह दो। क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। जियांगसु, क्या तुम्हें पता है कि हम पहली बार कब मिले थे? क्या वह आधा साल पहले था? आधा साल पहले, क्योंकि मैं अपने पुराने स्कूल में थी और मुझे बहुत बुरी तरह प्रताड़ित किया जा रहा था, इसलिए मैंने इस एलीट स्कूल में ट्रांसफर ले लिया। शुरू करने से पहले मेरे पिताजी ने मेरी जेब में ब्लैक कार्ड्स का एक बंडल डाल दिया था। उन्होंने गंभीरता से कहा था कि दोस्त बनाना सुअर पालने से अलग नहीं है, बस उन्हें अच्छी चीजें दो। इसलिए स्कूल के मेरे पहले दिन मैंने पूरी क्लास को शहर के सबसे महंगे रेस्टोरेंट में दावत दी। अगली क्लास के लोगों ने पूछा कि मैंने उन्हें क्यों नहीं बुलाया। हम सब सहपाठी हैं, तुम्हें पक्षपात नहीं करना चाहिए, है ना? मैं बिना पलक झपकाए तुरंत मान गई, लेकिन उनकी क्लास में एक व्यक्ति था जो नहीं गया और वह जियांगसु था। वह कक्षा में सबसे पीछे बैठा था, उदासीनता से खिड़की के बाहर देख रहा था। अचानक वह मुड़ा और उसकी नजर मुझसे मिली। बस एक सेकंड में मुझे यकीन हो गया कि वह मेरी ही तरह का है, तुम्हारी तरह का। तुम एक अमीर युवा लड़की हो और मैं सिर्फ एक गरीब छात्र हूँ जो अंकों के आधार पर यहाँ आया है। हम एक जैसे कैसे हो सकते हैं? मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसे दिखाने के लिए अपनी आस्तीन ऊपर उठाई। मेरे ऊपरी हाथ की त्वचा पर सफेद रंग के खिंचाव के निशान, स्ट्रेच मार्क्स भरे पड़े थे। जब मैं छोटी थी तो मेरे पिताजी खेत में व्यस्त रहते थे, इसलिए उन्होंने मेरी देखभाल के लिए एक नैनी को रखा था। नैनी ने पाया कि जब तक मैं खाती रहती थी तब तक मैं शांत रहती थी, इसलिए वह मुझे हर तरह की चीजें खिलाती रहती थी। जैसे जैसे मैं बड़ी हुई मैं हमेशा क्लास की सबसे मोटी बच्ची रही। मेरे सहपाठी मेरा मजाक उड़ाते थे और मुझे प्रताड़ित करते थे। जब मैं जमीन पर पड़ी किसी चीज को उठाने की कोशिश करती थी तो वे मेरी पीठ पर छलांग लगाते थे। जियांगसु, हम बिल्कुल एक ही तरह के हैं, सिवाय इसके कि मैं बच गई जबकि तुम अभी भी समंदर में डूब रहे हो। जियांगसु नीचे बैठ गया और वह मेरे हाथ की उन लकीरों को धीरे से छूने से खुद को रोक नहीं सका।
डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो मुझे यह एक बार प्रयास करने दो, बस एक बार। आबरा का डाबरा। कामना है कि मेरा जो 25 किलो वजन कम हुआ है वह सब जियांगसू में ट्रांसफर हो जाए। तो तुम मुझे श्राप देने की कोशिश कर रही थी? देखो तुम क्या कह रहे हो। हम सहपाठी हैं। मैं तुम्हें श्राप कैसे दे सकती हूँ? यह एक मुफ्त उपहार है। मेरे पास बहुत मांस है, वह थोड़ा सा हिस्सा काफी नहीं है। सच कहूं तो तुम्हारे बगल में खड़े होने पर मुझे असुरक्षित महसूस होता है। मैं एक पेड़ के ठूंठ जैसी दिखती हूँ। तुम ठूंठ नहीं हो, मैं वह हूँ जिसे वे कंकाल कहते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि ठूंठ होना बेहतर है या कंकाल? एक ठूंठ मुझे लगता है इसमें अधिक सुरक्षा महसूस होती है। हम दोनों एक साथ चले, अंत तक लगातार बहस करते रहे। अलग होने से पहले उसने संघर्ष के साथ अपनी पलकें झपकाईं। आंखें बंद करके वह ऐसा लग रहा था जैसे मौत के लिए तैयार हो रहा हो। वैसे मेरी वास्तव में कूदने की कोई योजना नहीं थी। मैं बस नीचे का नजारा देख रहा था। जियांगसु बचपन से ही एक अव्वल छात्र रहा था। वह सब कुछ जल्दी और अच्छी तरह सीख जाता था। इस बार उसने एक बच्चे की तरह खाना खाना सीखना शुरू किया। हम दोनों कैफेटेरिया में बैठे थे। मैं उसे घबराहट में खाते हुए देख रही थी और जियांगसु मुझसे भी ज्यादा घबराया हुआ था। चॉपस्टिक पकड़े हुए उसका हाथ कांप रहा था। जब उसने 3 निवाले खाए तो मैंने राहत की सांस ली। लेकिन जियांगसु अचानक खड़ा हो गया, कचरे के डिब्बे की तरफ भागा और उल्टी कर दी। जब जियांगसु वापस आया तो उसने अपना सिर झुकाया और मुझसे माफी मांगी। मैं बहुत उतावला था। बुलेट कमेंट्स बाढ़ की तरह आने लगे। हंसी, एक खलनायिका बस एक खलनायिका ही होती है। वह मुख्य नायक की बीमारी को कैसे ठीक कर सकती है? हर बर्तन का अपना ढक्कन होता है। मुख्य नायिका ही मुख्य नायक के साथ होनी चाहिए। खलनायिका को बस किसी अन्य सहायक पात्र को ढूंढ लेना चाहिए। यह सुनकर मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया। यहाँ मैचमेकर का खेल चल रहा है क्या? मैं श्याओली केवल एक सहायक पात्र के साथ ही क्यों जोड़ी जाऊं? मैं जिसके साथ चाहूंगी उसके साथ रहूंगी। अगर तुम मुझे मजबूर करोगे तो मैं मुख्य नायिका के साथ ही जोड़ी बना लूंगी। मेरी गुस्से वाली अभिव्यक्ति देखकर जियांगसु ने घबराहट में अपने होंठ चबाए। जिससे माफी मांगनी चाहिए वह मैं हूँ। मैं फिर से खाऊंगा, मैं अभी खाऊंगा। उसने चॉपस्टिक उठाते हुए और अपने मुंह में खाना ठूंसते हुए यह कहा। अरे रुको 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 शाओली, क्या तुम मुझसे बहुत निराश हो? मैं तुम्हारी उम्मीदों के मुताबिक इन्हें नहीं खा सका। मैंने दोनों हाथों से जियांगसु का चेहरा ऊपर उठाया जो मेज के नीचे झुकने ही वाला था। याद रखो जियांगसु, सब कुछ गलत हो सकता है लेकिन यह तुम्हारी गलती कभी नहीं है। तुम मुख्य नायक हो, तुम मुख्य नायक हो। बुलेट कमेंट्स में खलबली मच गई। यह खत्म हो गया, यह खत्म हो गया। इस मूर्ख खलनायिका को कुछ कैसे पता चल रहा है? सही बात है, हर कोई अपने जीवन की पटकथा का नायक होता है। तुम मुख्य नायक हो जियांगसु और मैं मुख्य नायिका हूँ श्याओली, समझे? अरे जियांगसु, मैंने सुना है कि आजकल तुम अगली क्लास की श्याओली के बहुत करीब आ रहे हो। क्या तुम लोग अक्सर अपनी पढ़ाई पर चर्चा करते हो? मैंने सुना है कि श्याओली पहले ज्यादा बात नहीं करती थी लेकिन अब जब वह तुम्हारे साथ है तो वह बहुत ज्यादा हंसमुख हो गई है। क्या यह सही नहीं है? वे दोनों हमेशा एक साथ पढ़ाई पर चर्चा करते रहते हैं, हमारे साथ रहने की तुलना में बहुत अधिक सक्रिय। हंसी, मेरे पास भीड़ मत लगाओ और दूसरों के बारे में इस तरह बातें मत करो। जियांगसु, नाराज मत हो, वे बस मजाक कर रहे हैं। इसे दिल पर मत लो, हम बस मजाक कर रहे थे। क्या यह सचमुच इतना गंभीर है? सुयान ने अपने लाल और सूजे हुए गालों के साथ अविश्वास से मुझे देखा। शाओली, यह सब तुम्हारी गलती है सुयान। तुम्हारी वजह से मैं उस तरह की प्रताड़क बन गई हूँ जिससे मुझे सबसे ज्यादा नफरत है। सुयान दंग रह गया। मुझे और जोर जोर से रोते हुए देखकर सुयान को थोड़ा अजीब लगा और उसने मुझे सांत्वना देने की कोशिश की। ठीक है शाओली, रोना बंद करो। वैसे भी तुम्हारे पास ज्यादा ताकत नहीं है। इसमें वास्तव में उतना दर्द नहीं हुआ। मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, मैंने उसकी नाक पर एक और जोरदार मुक्का जड़ दिया। क्या तुम अपना सारा गुस्सा मुझ पर निकाल सकते हो? अगर नहीं तो मैं तुम्हें एक और लात भी मार सकती हूँ। शाओली, तुम बस इंतजार करो। हिंसा बढ़ाने के इस तरीके से मैं सुयान का ध्यान खुद पर खींचने में सफल रही। जियांगसु इस मुसीबत से बच गया।
इस वजह से डीन ने मेरे पिताजी को स्कूल में बात करने के लिए बुलाया। कुछ देर बाद बैठक समाप्त हुई। मेरे पिताजी बाहर आए, मुझे देखा और एक गहरी सांस ली। मेरी बोलने की हिम्मत नहीं हुई, बस चुपचाप उनके पीछे पीछे चलने लगी। जैसे ही हम स्कूल के गेट के पास पहुँचे, मेरे पिताजी पीछे मुड़े और मेरे माथे पर जोर से उंगली से मारा। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था, जब तुम किसी को मारो तो छुपे हुए तरीकों का इस्तेमाल करो, बेहतर होगा कि तुम्हारा चेहरा न दिखे। तुमने सीधे मुक्का क्यों मारा? मेरा प्रतिद्वंद्वी सीधे मुझे देख रहा था, मैं खुद को रोक नहीं सकी। अगली बार पीछे से हमला करना। सुना तुमने? मैंने गंभीरता से सिर हिलाया। पिताजी, क्या किसी सहपाठी को मारने पर बहुत मुआवजा देना पड़ेगा? तुमने सुपरिवार के युवा मालिक को मारा है। 2 मुक्कों की कीमत 10 लाख रुपए है, यानी 5 लाख प्रति मुक्का। अगर मुझे पता होता तो मैं पहले मुक्के में ही अपनी 90% ताकत लगा देती। कोई बात नहीं बेटी, अपने लिए सुधार की थोड़ी गुंजाइश छोड़ दो। पिताजी, क्या मैं आपके बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर रही हूँ? मैं थोड़ी चिंतित हूँ। आपके दर्जनों चिड़ियाघर मेरा खर्च उठाने के लिए काफी नहीं होंगे। क्या बकवास है। पिताजी ने अभी अफ्रीका में एक प्रजन ब्रीडिंग समझौता किया है। मैं वहाँ लोगों को प्रजनन के लिए ले जा रहा हूँ, विशेष रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए। जिसे भी हम पालते हैं उससे मुनाफा होता है। इसलिए अगले दिन मैंने अपने पिताजी द्वारा दिया गया नया कार्ड लिया। जियांगसु का हाथ पकड़ा और सुयान के पास गई, जिसका चेहरा पट्टियों से ढका हुआ था। सुयान को एक बार मुक्का मारने की कीमत 5 लाख है। इस कार्ड में 50 लाख हैं। मुझे कितने मुक्के मिल सकते हैं? 15। जियांगसु, क्या गणित में तुम्हारे पूरे अंक नहीं आते? क्या तुम्हें गणना करना नहीं आता? क्योंकि हमारी दुनिया में 1 पाउंड खरीदने पर आधा पाउंड अतिरिक्त मुफ्त मिलता है। जियांगसु की प्रताड़ना की समस्या इस तरह हल हो गई। जब प्रताड़ित की जाने वाली भेड़ सींग मारना सीख जाती है तो स्कूल की फूड चेन बदल जाती है। स्कूल के छात्र कहने लगे, इस लड़के को एक रक्षक मिल गया है। मुझे मन ही मन बहुत खुशी हुई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक दिन मैं भी किसी और की रक्षक बन सकती हूँ। दरअसल उस दिन जब मैं डीन के कार्यालय के दरवाजे पर अपने पिताजी का इंतजार कर रही थी, जियांगसु मुझे कुछ दूरी से देख रहा था। मुझे पता था कि वह वास्तव में खुद पर दोष लेना चाहता था, लेकिन मैंने हमेशा उसे रोक दिया। बाद में वह मुझसे पूछे बिना नहीं रह सका, तुम इतनी बड़ी कीमत चुकाकर मेरी मदद क्यों कर रही हो? क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। यह एकदम सही मानक उत्तर था, इससे कोई संदेह नहीं पैदा होगा। यह सुनने के बाद जियांगसु पीछे मुड़कर देखे बिना भाग गया। मुझे लगता है कि वह मेरे इस इजहार से डर गया था, लेकिन यह भी ठीक है। वैसे भी वह मुझे पसंद नहीं करता होगा। अगली चीज जो हल करनी थी वह थी उसकी खाने की समस्या। मैंने ध्यान से सोचा, जियांगसु ने सबसे ज्यादा बार खाना मेरे घर पर खाया था। काश मेरे पिताजी हर दिन आकर मेरे और जियांगसु के लिए खाना बना पाते। बेटी, आज तुम क्या खाना चाहती हो? क्या मुझे मतिभ्रम हो रहा है? मैंने अपना सिर घुमाया और एक जाना पहचाना पेट देखा। मेरे पिताजी स्कूल कैफेटेरिया के शेफ की टोपी पहने हुए थे। पिताजी, क्या आप प्रजनन के लिए अफ्रीका नहीं जा रहे थे? मेरे पिताजी ने जल्दी से मेरा मुंह बंद कर दिया और मुझे वापस मेरी सीट पर धकेल दिया। उन्होंने घबराहट में चारों तरफ देखा और फुसफुसाए, यहाँ तुम्हारे सहपाठियों को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं कौन हूँ। आखिरकार इस स्कूल में कोई तुम्हें प्रताड़ित नहीं कर रहा है। पिताजी, आप यहाँ क्यों हैं? ओह, तुम आजकल बहुत उदास होकर घर आ रही थीं। आंटी वांग ने तुमसे पूछा कि क्या बात है और तुमने कहा कि तुम इसलिए परेशान हो क्योंकि तुम्हारा सहपाठी खाना नहीं खा पा रहा है। जरा खुद को देखो, मेरी बेटी इतनी भूखी है कि उसका आकार ही बिगड़ने वाला है। पिताजी, आकार बिगड़ने में अभी भी लगभग 50 वक्त के खाने की दूरी है। बेटी, मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं इतने सालों से ब्रीडिंग में हूँ। ऐसा कोई स्तनधारी जीव नहीं है जिसे मैं मोटा न कर सकूँ। स्तनधारी जीव। जियांगसु आ गया। सिम्बा, कैफेटेरिया में खाना परोसने का फायदा यह है कि हाथ स्थिर रहता है, करछुल लीक नहीं होती और सबको एक जैसी ट्रे मिलती है, सिवाय इसके कि मेरी प्लेट में खाना पहाड़ की तरह लगा हुआ था। एक जिज्ञासु सहपाठी ने मुझसे पूछा, शाओली, तुम्हें यह किस खिड़की से मिला? इतना सारा कैसे है? पितृसत्तात्मक प्रेम की खिड़की से। दुर्भाग्य से उसने कैफेटेरिया की दोनों मंजिलों पर खोजा, लेकिन उसे वह नहीं मिला। मेरे पिताजी की व्यक्तिगत निगरानी में जियांगसु वास्तव में खाना खाने में सफल रहा। उसने कैफेटेरिया की खिड़की पर मेरे साथ दोपहर का भोजन किया और शाम को मेरे घर रात के खाने पर आया। आधे महीने के बाद उसका वजन ठीक 5 पाउंड बढ़ गया। यह अविश्वसनीय है। यह खलनायिका वास्तव में मुख्य नायक को ठीक करने में सक्षम लग रही है। अरे, उसे खलनायिका कहना बंद करो, उसका एक नाम है, वह शाओली है। क्या होगा अगर शाओली सचमुच मुख्य भूमिका में आ जाए? हमारी मुख्य नायिका किन याओ क्या करेगी? क्या होगा? मैं इसे संभाल लूंगी, लचीलेपन और उत्साह के साथ। मेरे लिए जियांगसु सिर्फ एक सहपाठी था जिसे मदद की जरूरत थी। एक बार जब वह ठीक हो जाएगा और मुझे जीवनदान देने के लिए तैयार हो जाएगा तो मैं स्वाभाविक रूप से पीछे हट जाऊंगी और मंच उसके और उसके प्यार के लिए छोड़ दूंगी। शाओली,
ओह क्या हुआ, तुम फिर से पाठ के दौरान खो गई थी। मैंने अभी तुमसे एक प्रश्न पूछा था। क्षमा करना क्षमा करना, मेरी गलती है मेरी गलती है। तुमने अभी कौन सा प्रश्न पूछा? संस्कृति पर बहुविकल्पीय प्रश्न या कुछ और? मैं पूछना चाहता था कि क्या तुम रात के खाने के लिए मेरे घर आना चाहोगी? मैं वास्तव में खाना पकाने में ठीक ठाक हूँ। मेरी दादी हमेशा कहती है कि यह काफी अच्छा होता है। अगर तुम नहीं जाना चाहती तो कोई बात नहीं। अगर तुम्हें चिंता है कि अचार ताज़ा नहीं है तो मैं महंगे सुपरमार्केट से खरीदने के लिए पैसे बचा सकता हूँ। और बर्तन, मैं निश्चित रूप से बर्तनों को साफ करूंगा या मैं तुम्हारे लिए नए बर्तन खरीदूंगा। देखो तुम सफल हो गए हो। जश्न मनाने के लिए मैं तुम्हें खाना बनाने दूंगी। महंगे सुपरमार्केट की कोई जरूरत नहीं है और नए बर्तनों की भी जरूरत नहीं है। जब तक यह तुम्हारा बनाया हुआ खाना है मैं निश्चित रूप से प्लेट साफ कर दूंगी। ठीक है। जियांगसु कहाँ है? पता नहीं, पूरी दोपहर उसे नहीं देखा। वह आज दोपहर नहीं आया। मैं घबरा गई यह सोचकर कि उसके साथ कुछ हुआ होगा, लेकिन मैंने जियांगसु को स्कूल के गेट पर मेरा इंतजार करते हुए पाया। उसने विशेष रूप से अपने कपड़े बदले थे, एक साफ सफेद कमीज और गहरे रंग की पतलून। हालांकि वे थोड़े पुराने थे लेकिन वे ताज़ा और साफ सुथरे थे। पास जाने पर मुझे साबुन की ताज़ा खुशबू आ रही थी। मैंने इन्हें रास्ते में उठाया था। जब मैं जियांगसु की साइकिल की पिछली सीट पर बैठी तो मैंने चुपके से उसकी तरफ देखकर मुंह बनाया। रास्ते से उठाने का क्या मतलब है? फूलों की दुकान का लोगो अभी भी अंदर छपा हुआ है। जब हम उसके घर पहुँचे तो मैंने पाया कि उसने न केवल जगह को साफ सुथरा और चमकदार बना दिया था बल्कि खाना भी तैयार था। जियांगसु ने घबराहट में अपने हाथ रगड़े जैसे कि यह उसका नहीं बल्कि मेरा घर हो। मैं एक कुर्सी पर बैठ गई जिस पर जियांगसु ने एक नया गद्देदार आवरण बिछाया था और उसके सामने बैठकर खाना खत्म किया। कुल 4 व्यंजन और एक सूप और हमने उसका हर हिस्सा खत्म कर दिया। जैसे ही मैं एक संतुष्ट डकार लेने वाली थी और अपना पेट थपथपाने वाली थी, जियांगसु ने एक कार्ड आगे बढ़ाया। शाओली, मैंने अपनी दादी की दवा पर इस कार्ड से 20,000 खर्च किए हैं। इसे एक कर्ज समझो जो मुझ पर तुम्हारा बकाया है। एक बार जब मैं विश्वविद्यालय में चला जाऊंगा तो मैं पैसे बचाने और तुम्हें वापस भुगतान करने के लिए अंशकालिक पार्ट टाइम काम करूंगा। क्या तुम मेरी ट्यूटर के रूप में काम नहीं कर रही हो? यह तुम्हारा वेतन है। जियांगसु मेरे पास आया, पहली बार एक मजबूत मुखर पक्ष दिखाते हुए। उसने कार्ड को मेरे हाथ में दबाने की जिद की, अपने बड़े हाथ को मेरे हाथ पर लपेटकर मुझे कार्ड को कसकर पकड़ने के लिए मजबूर किया। मैं नहीं चाहता कि हमारा रिश्ता नियोक्ता और कर्मचारी का हो। तो तुम क्या चाहते हो कि हमारा रिश्ता कैसा हो? मुझे जो एकमात्र उत्तर मिला वह था साबुन की सुगंधित खुशबू। कॉलेज प्रवेश परीक्षा के परिणाम आने के बाद जियांगसु ने खुशी खुशी पूरे स्कूल में शीर्ष स्थान हासिल किया और प्रांत के शीर्ष 10 में जगह बनाई। इस बीच मुझे देश के सबसे मजबूत कृषि कॉलेज में प्रवेश मिल गया। मेरे पिताजी बेहद खुश थे। उन्होंने अफ्रीकी सवाना पर मेरे लिए एक बैनर लगाया, बड़ी बेटी शाओली की सफलता का हार्दिक स्वागत। जब नॉर्थ यूनिवर्सिटी की प्रवेश टीम के शिक्षक जियांगसु की खोज में आए तो उन अमीर युवा मालिकों और महिलाओं के लिए भी उस पर ध्यान न देना मुश्किल हो गया। पारिवारिक पृष्ठभूमि जन्मजात होती है लेकिन शैक्षणिक उपलब्धि अपनी होती है। वे वास्तव में बिना किसी प्रयास के पारिवारिक संपत्ति के उत्तराधिकारी बन सकते थे, लेकिन एक स्मार्ट दिमाग के बिना वे अपने पूर्वजों की संपत्ति को नहीं रख पाएंगे। बुलेट कमेंट्स भी खुश थे। बहुत बढ़िया। एक बार जियांगसु विश्वविद्यालय चला जाएगा तो वह अपनी किस्मत की लड़की से मिलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि इस जियांगसु को पहले ही प्यार हो चुका है। क्या तुम उस जियांगसु की बात कर रहे हो जिसने बालकनी को गुड़हल के फूलों से भर दिया था, इजहार करने की तैयारी कर रहा था? यह बुरा है। मुख्य नायिका किन याओ भी किसी और के प्यार में पड़ गई है। क्या यह दुनिया अराजकता में गिरने वाली है? चलो इस जोड़े का नाम डेमन सबड्यूइंग ड्रिजल रखते हैं। अरे मैं उस नाम से सहमत नहीं हूँ। तुम किसे ड्रिजल कह रहे हो? हमारा जियांगसु स्पष्ट रूप से स्पष्ट सामग्री के लिए बुलेट कमेंट प्रतिबंधित कर दिया गया। मुझे आखिरकार कुछ शांति मिली। मैंने पीछे मुड़कर जियांगसु को देखा जो एक परिष्कृत युवा के रूप में बदल चुका था। वह घबराहट में गहरी सांसें ले रहा था। क्या हुआ जियांगसु? शाओली, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। क्या तुम मेरे साथ रहोगी? हाँ, मैं तैयार हूँ। जियांगसु के प्यार में पड़ना स्वाभाविक था। 6 महीनों में जो उसने मेरे शिक्षक के रूप में बिताए, हमने एक दूसरे को धीरे धीरे जाना। मुख्य बात यह है कि उसके एनोरेक्सिया के ठीक होने के बाद वह लंबा और सुंदर हो गया। मेरे जैसा सती व्यक्ति जो लुक्स को महत्व देता है, उसके लिए मुख्य नायक के आकर्षण का विरोध करना वास्तव में कठिन था। जब भी दूसरे कहते थे कि जियांगसु एक महिला के टुकड़ों पर पल रहा है तो वह शालीनता से सिर हिलाता और जोर देकर कहता, शाओली के घर का बना खाना सचमुच बहुत स्वादिष्ट होता है। हालांकि हमारे विश्वविद्यालय अलग अलग शहरों में हैं, लेकिन हमारी भावनाएं अभी भी कदम दर कदम बढ़ रही हैं। मैं तथाकथित मुख्य नायिका से कभी नहीं डरती क्योंकि जियांगसु विश्वविद्यालय में प्रवेश करते ही उससे मिला था, लेकिन उस समय उन दोनों के अपने अपने साथी थे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जियांगसु पूरी तरह से ठीक हो चुका है। अब उसे बचाने के लिए किसी की जरूरत नहीं है और हमारी कहानी तो बस अभी शुरू हुई है।